हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपका वर्ण तथा उनका उच्चारण। ठीक है ना। और ये आज आपकी हिंदी की क्लास दूसरी है। अगर आपने हिंदी की पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूँ। आपने सुना होगा व्याकरण। ठीक है ना। व्याकरण व्याकरण और व्याकरण का मतलब होता है क्या है भैया? जब आप भाषा का ना शुद्ध रूप से प्रयोग करते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं? व्याकरण कह देते हैं। ठीक है। और आपके व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं भैया? पहला हो गया आपका वर्ण। ठीक है ना। कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं ताकि आपको सभी चीज़ें आसानी से फिर आगे समझ में आए। ठीक है। तो देखो, व्याकरण का जो दूसरा अंग होता है वह होता है आपका शब्द। ठीक है, क्या होता है? शब्द होता है। और व्याकरण का आपका तीसरा अंग होता है वह होता है आपका वाक्य। क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ ना आपके व्याकरण के 3 अंगों की, तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना, ये जो आपका वर्ण है ना, अगर इस वर्ण को आप, कोई भी आप वर्ण है, अगर इसको आप क बोल रहे हो, ठीक है ना, मान लो क बोल रहे हो या मान लो आप अ बोल रहे हो। ठीक है, आपने अ बोला। अब आप अगर अ बोल रहे हो तो ये क्या है आपकी भैया? एक भाषा की मौखिक इकाई है। ठीक है ना, मौखिक इकाई है, यानी ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो भैया जो वर्ण है ना वो आपके ध्वनि से बनते हैं। ठीक है। और फिर ये जो शब्द हैं, ये शब्द किससे बनते हैं भैया? ये शब्द बनते हैं आपके वर्णों से। ठीक है ना, वर्णों के आपके योग से बनते हैं शब्द। तो यहाँ पे वर्ण लिख लो भैया। ठीक है ना। फिर देखो, ये इसके नीचे लिखा है वाक्य। तो ये वाक्य किससे बनते हैं? आपके शब्दों के सार्थक योग से आपके वाक्य बनते हैं। ठीक है, वाक्य बनते हैं। तो आप यहाँ पे समझ रहे होगे, इस वर्ण से भैया ये शब्द बन रहे हैं और इस शब्द से भैया आपके क्या बन रहे हैं? वाक्य बन रहे हैं। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। अब आपके माइंड में आएगा, सर आपने बोला ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई, ये क्या है? ठीक है, तो चलो इन्हें भी समझते हैं। कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ भाषा की आपकी मौखिक इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऐसे प्रश्न आपके कई बार बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अब मैंने यहाँ पे ध्वनि बोला, तो आप ध्वनि से क्या समझते हैं भैया? जैसे मैंने बोला अ, अब मैंने अ बोला तो आप सुन रहे हैं ना। तो आप क्या सुन रहे हैं भैया? मौखिक रूप से उसे सुन रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे भैया? भाषा की। ठीक है, भाषा की, चलो इसको सही करके लिख देता हूँ, भाषा की सबसे, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक, क्या लिखोगे आप भैया? मौखिक इकाई। ठीक है, मौखिक इकाई क्या होती है? अगर आपसे सवाल आ गया तो आप क्या कहोगे भैया? भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है वह होती है आपकी ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब देखो, वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपने अ लिखना है, तो आपने यहाँ पे अ लिख दिया है, तो ये क्या है भैया? आपकी लिखित है। ठीक है, लिखित है। तो आप यहाँ पे कहेंगे भैया भाषा की, ठीक है, भाषा की सबसे सबसे छोटी, सबसे छोटी लिखित, ठीक है ना, लिखित इकाई क्या है भैया? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वह होगी आपकी वर्ण। क्या होगी भैया? वर्ण होगी। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई आपकी वर्ण होगी। अब आपके माइंड में एक और सवाल घूमेगा, सर आपने बोला कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो हमारी ध्वनि है और लिखित इकाई हमारी वर्ण है। तो अगर पेपर में यह आ गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो देखो, आपने कुछ नहीं करना है। अगर प्रश्न आएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, तो आपने लिखना है हमेशा वह होती है आपकी वर्ण। वर्ण क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। अब कैसे होती है वर्ण? आप सभी को पता है व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले ऊपर आ गया वर्ण, ठीक है ना, फिर क्या आ गया? शब्द, ठीक है, फिर क्या आता है? वाक्य। ठीक है, तो ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, चलो समझ गए। तो ये वर्ण क्या है भैया? सबसे छोटी इकाई है आपकी भाषा की। अब देखो, कई बार आपसे एक और चीज़ पूछ ली जाती है कि भाषा को ना, अगर भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ठीक है, तो देखो, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई,
सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो आप क्या कहेंगे भैया, भाषा के आधार पर जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है। देखो मैंने आपको बोल रखा है व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, ठीक है, और शब्द, ठीक है, और क्या होते हैं, वाक्य, ठीक है, वाक्य। अब ध्यान में देना, ये जो वर्ण है ना, ये वर्णों का ना अगर मैं बात करूँ, इनका तो कोई अर्थ आपका निकलता ही नहीं है, ठीक है, इनका कोई अर्थ होता ही नहीं है, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। आपने अ लिखा, इसका कोई सार्थक अर्थ है नहीं है भैया, ठीक है, समझ गए। तो ये वर्ण तो यहीं से कट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि बात आ रही है अर्थ के आधार पे, वर्ण कट हो गया तो बचा क्या भैया, शब्द और वाक्य, ठीक है, शब्द और वाक्य बच गया। तो आप यहाँ पे कहोगे अब इस शब्द और वाक्य में से सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि अर्थ के आधार पे अब आपकी ये 2 इकाई बच गई। भाषा के अर्थ के आधार पर आपकी 2 इकाइयाँ होती हैं, शब्द और वाक्य, ठीक है। अब ये दोनों हैं तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई होती है आपकी शब्द, ठीक है ना, शब्द होती है, क्या होती है भैया, शब्द होती है। समझ गए चीज़ों को, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। चलो एक और चीज़ ध्यान में रख लेना, एक और चीज़ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हाँ भैया ये बताओ भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं आपके, ठीक है, वर्ण और शब्द, ठीक है, और वाक्य, ठीक है, और वाक्य। अब आपसे पूछा है कि हाँ भैया ये बताओ भाषा का, ठीक है ना, भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछा है आपसे, तो आप कह देना वाक्य है ये, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ये सबसे छोटा है, ठीक है। चलो समझ गए चीज़ों को, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। चलो अब देखते हैं फिर हम आपके वर्ण को, ठीक है, अब वर्ण में आ जाते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपकी मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। चलो अब वर्ण पे आ जाते हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर वर्ण होता क्या है, तो यहाँ पे आप पढ़ें कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये मैंने आपको बता दिया है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, औ के आप टुकड़े नहीं कर सकते हो भैया, ठीक है, ई के भी नहीं कर सकते हो। ये पूरा क नहीं है, ठीक है, इसके नीचे हलंत लगा है, ये क और ख इत्यादि ये सभी, ठीक है ना। तो आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब मैं पूरा क की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर पूरा क होता तो देखो पूरा क ऐसे लिखा जाता है, ये क के नीचे हलंत प्लस ओ, ये जाके तभी बनाते हैं आपका क ओ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका हलंत होगा, ठीक है। चलो अब देखो हिंदी वर्णमाला में आपके 2 वर्ण होते हैं, ठीक है ना, हिंदी वर्णमाला में आपके 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से भैया, एक होता है आपका स्वर, एक होता है आपका व्यंजन, ठीक है। तो समझते हैं फिर स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, ठीक है। तो देखो भैया, सो अब बात करते हैं भैया स्वर की फिर, ठीक है। तो स्वर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कह देते हैं, ये आपके स्वर हैं, ठीक है, और इनके उच्चारण में हवा मुख द्वार से अबाध गति से निकलती है, ठीक है। अबाध गति से कहने का मतलब है जैसे आपने ओ बोल रहे हो तो कहीं पे कुछ कोई रुकावट नहीं भैया, ओ आ ई ऊ, ठीक है, तो आराम से आपकी निकल रही है और ये आपके स्वतंत्र होते हैं, कोई पाबंदी नहीं भैया, ठीक है, किसी का साथ नहीं चाहिए इन्हें, अलोन है ये, ठीक है ना, अकेले चलने वाले हैं, ठीक है। चलो समझ गए। और यहाँ पे मैंने आपके फिर लिखे हैं भैया स्वर, जैसे ओ आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ अंक औ। अब आपके माइंड में ये भी आएगा सर आपने इस ई का कलर चेंज क्यों किया है, अंक का क्यों किया है, औ का क्यों किया है, ठीक है। तो अभी समझते हैं, पहले हम देख लेते हैं भैया व्यंजन क्या होते हैं आपके, ठीक है। तो देखो व्यंजनों को, वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकती हैं, यानी आप कह सकते हो भैया इन्हें साथ की ज़रूरत होती ही होती है, ठीक है ना, इन्हें साथ चाहिए ही चाहिए, ये आपके व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आपने लिखा भैया क, अब इस क में देखो आपका ओ भी आ रहा होगा, क अ, यानी इस क के नीचे हलंत प्लस अ हो गया आपका, ठीक है, तभी तो ये मिलके बना रहे हैं भैया क। यानी इन्हें किनकी सहायता चाहिए भैया, स्वरों की सहायता इन्हें चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा सर अगर हम स्वर नहीं लगाएं फिर क्या होगा, फिर आपके बनेंगे ही नहीं भैया, व्यंजन बनेंगे ही नहीं। हर कुछ भी चीज़ बोल लो, चौ बोल लो तो चौ में भी आपका क्या आ रहा है, चौ प्लस ओ आ रहा है, ठीक है ना, तो आपका स्वरों की सहायता से ये उच्चारित होते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो भैया यहाँ पे ख भी लिखा है, फिर इसको भी समझ लो, आपने ख लिखा यानी ख प्लस ओ, तब जाके आपका ख बन रहा है ना। चलो समझ गए, तो इसमें क्या है भैया स्वरों की सहायता लग रही है, ठीक है। तो अब समझते हैं भैया हम अकेले स्वर को, ठीक है, फिर अकेले व्यंजन को भी देख लेंगे,
ठीक है। चलो, तो स्वर होता क्या, अभी मैंने बोला स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण आपके स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में हवा मुख द्वार से अबाध गति से आपकी निकलती है। ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा सर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं, क्योंकि हम बड़ा कंफ्यूज करते हैं, कोई 10 कहता है, कोई कहता है 11 होते हैं, कोई कहता है 13 होते हैं। ठीक है, तो हमारे माइंड में बड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो फिर इसे भी दूर करते हैं। तो देखो भैया, जो स्वर है वो देखो, इसमें से अंक और औह तो हटा दो आप। ठीक है, अंक और औह हटा दो, क्योंकि ये क्या होते हैं भैया, ये आपके अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है ना, अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं। और ये अंकों को आप क्या कहते हो, इस अंकों को आप कह देना कि ये आपका अनुस्वार है। ऊपर बिंदी लगी है ना भैया, अनुस्वार है। ठीक है ना, ये अनुस्वार है, और यहाँ पे आपकी ये 2 बिंदी लगी हैं ऐसे करके, इसको क्या कह दोगे, विसर्ग कह दोगे। ठीक है ना, इसको आप विसर्ग कह देना। तो इन दोनों को तो हटा दो, क्योंकि ये अयोगवाह हैं। मतलब कि ये जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, इनको ना स्वरों के साथ ही रखा जाता है। ठीक है, अगर आपने कहीं पे भी कुछ भी लिखा, मान लो आपने क लिख दिया या कुछ भी लिखा, तो जैसे क बनता है आपका क प्लस अ से। ठीक है, अगर आपको ये विसर्ग लगाना है या अनुस्वार लगाना है, तो ये हमेशा किस में लगेंगे भैया, हमेशा स्वर के साथ ही रहेंगे। ठीक है ना, स्वर के साथ ही इनको रखा जाएगा। ठीक है, इसको तो आप समझ गए होंगे। अब देखो भैया, अ आ ई उ ऊ, री ए आई ओ आओ, गिनो तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन 2 को हटा दो तो आपके कितने हो गए भैया स्वर, 11 हो गए। ठीक है ना, 11 आपके स्वर होते हैं। ठीक है, 11 स्वर निकल के आ गए। अब आपके माइंड में आएगा सर 11 ही कैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आपके हिंदी में, ठीक है, तो आप कह देना भैया हिंदी में आपके 11 स्वर होते हैं। ठीक है ना, तो आपके माइंड में आएगा सर 13 किस में होते हैं फिर। तो देखो भैया, अगर मैं बात करूँ मूल भाषा के स्वर, मूल भाषा क्या है हमारी भैया, संस्कृत। ठीक है, जिससे सभी भाषाएं विकसित हुई हैं ना, वो क्या है भैया, संस्कृत है। ठीक है ना, संस्कृत हमारी मूल भाषा थी, उसी से भाषा हमारी विकसित हुई है, हिंदी कहो। ठीक है ना, और आपके कई भाषाएं हैं। ठीक है, राजस्थानी कहो, पूर्वी राजस्थानी, ये सभी अभी आपकी संस्कृत से विकसित हुई हैं। ठीक है ना, तो देखो फिर अब मूल भाषा की अगर बात आएगी आपकी, यानी संस्कृत की, तो संस्कृत में होते हैं आपके कितने भैया, 13। ठीक है ना, 13 स्वर होते हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर 13 कौन कौन से होते हैं, 11 तो यही होते हैं देखो। और 12वां मान लो, जैसे आपने ये री लिखा ना, जैसे आप लिखते हो भैया री। ठीक है, अब री, तो संस्कृत में इसको ऐसे लिखा जाता है, ये वाला री आ जाता है अगर आप संस्कृत में बात करोगे। ठीक है ना, ये री आ जाएगा, इसे आप दीर्घ री बोलते हो। ठीक है ना, ये मूल भाषा यानी आपका संस्कृत में ही यूज़ होता है। ठीक है ना, इसे आप दीर्घ री कहते हो, एक ये हो जाएगा। ठीक है ना, 11 प्लस 1 ये हो गया 12। ठीक है, और 13वां कौन सा होता है, एक होता है आपका ली, उसको क्या बोलते हैं, लिरी बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसे लॉ लिखना और इसके नीचे ऐसे कर देना, ये होता है आपका लिरी। तो ये क्या होते हैं भैया, ये सभी आपके होते हैं 13 स्वर संस्कृत में। ठीक है, समझ गए, हमारे मूल भाषा में। ठीक है, चलो, अब आपके माइंड में आएगा सर आपने इस री को कलर क्यों किया है फिर। तो देखो ये री, अगर आप इसको बोलोगे ना, तो इसके उच्चारण में कौन सा आपका री निकलता है, तो आप कहोगे सर इसमें अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो ऐसा हमें कुछ सुनाई दे रहा है री। ठीक है ना, री लिखा हुआ आ रहा है। तो देखो, अगर आपके माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं कि सर हम बोल तो ऐसे री रहे हैं, तो क्या उच्चारण के आधार पे ये स्वर का स्थान लेगा या नहीं लेगा। तो देखो, ये उच्चारण के आधार पे आपका स्वर नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर हम बोलते हैं तो ये हमारा री निकल के आता है। ठीक है, री निकल के आता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ भैया उच्चारण के आधार पे आपका स्वर नहीं है। लेकिन आपने ध्यान में रखना है, लेकिन ये आपका क्या है भैया, ये आपका लिखने के आधार पे इसे ना संज्ञा दी जाती है कि आपका स्वर है। ठीक है ना, स्वर है। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ, कोई इस री को कहते हैं हाँ भैया ये री नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपका है स्वर। ठीक है ना, इसे संज्ञा दी जाती है स्वर की। ठीक है, समझ गए चीज़ों को, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। चलो, अब बढ़े फिर आगे की ओर। 11 होते हैं। ठीक है, 11 स्वर होते हैं आपके, आएंगे तो आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकृत को आप सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में कह देना भैया हम इसके प्रकारों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके प्रकारों की बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रकार, आज हम पहला प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है ना, बाकी ये रहे आपके प्रकार, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि आपको हिंदी आसान भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है ना, इसे आप और किस भाषा में कह सकते हो भैया, कि इसे आप कह देना
उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे, ठीक है, ऐसा भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, इस पहले की बात करें मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे, तो इसे हम कितने भागों में बांटते हैं भैया? 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा सर ये प्लुत स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, ठीक है। तो इन्हें भी समझते हैं। ह्रस्व स्वर समझ लो अभी 4 होते हैं, ठीक है, और दीर्घ स्वर 7 होते हैं, ठीक है। प्लुत स्वर ऐसा लिखा है, तो इसको अभी मैं समझाऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो भैया पहले आ जाओ ह्रस्व स्वर में, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होता है और इसके नाम कैसे कैसे बदलते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं। देखो ह्रस्व स्वर को हम बोलते हैं कि आपका लघु स्वर भी है। लघु यानी क्या कह दोगे? और लघु यानी इसको आप कह दोगे छोटा, ठीक है। छोटा स्वर आ जाए, लघु स्वर आ जाए तो कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? एक मात्रिक भी कहा जाता है, ठीक है ना, एक मात्रा वाला, ठीक है, एक मात्रिक भी कहा जाता है और इसे ही आप मूल स्वर भी बोलते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देखो अब देखो, अब बात आई है, आपने सर इतने नाम बता दिए, ठीक है ना, परिभाषा भी बता दो। तो देखो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। कम समय लगता है कहने का मतलब क्या होता है? जैसे आपने अ बोला, कितनी जल्दी बोल ले रहे हो आप, अ इ उ रि ऐसे करके, ठीक है। तो बहुत जल्दी बोल ले रहे हो ना, तो इनमें क्या लग रहा है भैया? उच्चारण में आपका कम समय लग रहा है, यानी एक मात्रा का समय आप कह सकते हो, ठीक है। चलो यही आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कह लो, लघु स्वर कह लो, छोटा स्वर कह लो, एक मात्रिक या मूल स्वर कह लो, ठीक है ना। चलो अब आते हैं दीर्घ स्वर में। अब देखो आपको दीर्घ का मतलब होता क्या है? दीर्घ मतलब यार बहुत बड़ा, ठीक है ना, बड़ा। दीर्घ माने बड़ा ही तो होता है ना। चलो तो इसे और आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो? बड़ा, ठीक है ना। दीर्घ स्वर कह दो, बड़ा स्वर कह दो, या इसको आप कह सकते हो द्विमात्रिक, ठीक है ना, द्विमात्रिक भी कह सकते हो, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है आपका, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो भैया अगर मैं बात करूं दीर्घ स्वर की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, अब यहाँ पे अधिक समय लग रहा है भैया, उसी को हम दीर्घ स्वर कह देंगे, ठीक है ना, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखो और में 1 मात्रा है, यहाँ पे 2 मात्रा हो गई, यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे बड़ी हो गई, 1 मात्रा और बढ़ गई, यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। तो इसे हम इसीलिए द्विमात्रा भी कहते हैं, द्विमात्रिक भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो भैया अब बोलो तो बोलो, आपने बोला आ ई ऊ ए, लग रहा है ना ज़्यादा समय भैया? इससे तो बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है। कितनी जल्दी बोल लिया आपने, ई, ठीक है। और यहाँ पे बोला आपने आ ई ऐसे करके, ठीक है। तो समय ज़्यादा लग रहा है, तो ये आपकी दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है ना। चलो समझ गए चीज़ों को। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने तो बताया नहीं ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है। तो भैया ह्रस्व स्वर ध्यान में रख लेना 4 होते हैं, ठीक है ना, और ई उ री, ठीक है। और यहाँ पे दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर हैं आपके देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 होते हैं। तो 7 4 11, तो ये टोटल आपके 11 स्वर हो गए, ठीक है ना। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने 11 तो यहीं पे करा दिए, तो प्लुत स्वर का क्या? तो देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ प्लुत स्वर होते क्या हैं, ठीक है। उससे पहले ये बात समझ लो कि जो ये आपका दीर्घ स्वर है ना, इसी दीर्घ स्वर में आपके क्या छुपे हैं भैया? संयुक्त स्वर भी छुपे हैं, ठीक है। अब संयुक्त स्वर समझ लेना ये 4 हैं, ठीक है। ए आई ओ औ हैं आपके संयुक्त स्वर, इन्हें क्या कह दोगे आप? संयुक्त स्वर भी कह दोगे, ठीक है, संयुक्त स्वर भी कह दोगे, ठीक है। चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। तो अब देखते हैं हम आपका प्लुत स्वर। अब देखो प्लुत स्वर होता क्या है आपका? जैसे वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है ना, परिभाषा कुछ अजीब लग रही है। तो यहाँ पे और अच्छे से समझ लो कि मतलब वे स्वर, ठीक है ना, क्या बोलोगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में जिनका उच्चारण मतलब हम लंबे समय तक करते हैं, ठीक है ना, लंबे समय तक करते हैं, यानी आप कहते हो लगातार बोल देते हैं हम उसी को हम क्या कह देते हैं? प्लुत स्वर कह देते हैं, जिसको हम लंबे समय तक या लगातार बोल देते हैं। जैसे आपने बोला ओम, क्या बोला? ओम बोला, बोल रहे हो ना आप, ऐसे खाली ओम भी तो बोल सकते थे, लेकिन आपने बोला ओम,
कितना लंबे समय तक बोला ना, तो ये क्या हो गया आपका पुलिस स्वर। अब इसी की जगह में आपने किसी से कह दिया इधर आ जा वरना मार खाएगा, ठीक है। अब आपने इस मार को इतना लंबा खींच दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया पुलिस स्वर। इधर आ जा ऐसे कर रहे हो तो ये क्या हो गया पुलिस स्वर हो गया, ठीक है। और देखो इन स्वरों का जो उपयोग है ना मुख्यतः ये नाटक होगा, ठीक है, इसको नाटक कर लेना, ठीक है। नाक हो गया है, इसको नाटक कर लेना बस, ठीक है। नाटक के संवादों अथवा किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे कि हाँ भैया क्या होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है ना। चलो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और आज हमने क्या देखा भैया, आपका स्वर को देखा, ठीक है ना। और अगले पार्ट में हम आपके और प्रकार को बात करेंगे, ठीक है। चलो जाते जाते एक और चीज़ मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे सर आपने जब हमें व्यंजन पढ़ाया है, ठीक है, या स्वर बोला आपने, तो आपने इसके नीचे एक डंडा लगाया, क के नीचे एक डंडा लगाया, इसे क्या बोलते हैं। देखो इसको हलंत बोला जाता है, ठीक है ना, हलंत बोला जाता है। अगर ये आप कहीं पे भी लगाओगे ना मतलब वो क्या हो गया आधा हो गया है, ठीक है। जैसे आपने मकान लिखा और मकान में ऐसे आपने हलंत लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये मकान थोड़ी अब ये मकान हो गया है, ठीक है ना। ऐसे ये आधा हो जाएगा आपका मुंह, ठीक है, समझ गए। और एक और चीज़ क्लियर कर लो कि हाँ भैया वर्ण और अक्षर, ठीक है, वर्ण और अक्षर, ठीक है। वर्ण और अक्षर क्या होता है, वर्ण आप सभी को पता है क्या होता है, जैसे मैंने ओ लिख दिया या क लिख दिया, ये सभी क्या वर्ण है। अब अक्षर क्या हो गए भैया, अक्षर हो गए जैसे मैंने आम लिख दिया, ठीक है ना, आप एक ही चोट पे बोल ले रहे हो आम, ठीक है, राम, ऐसे करके ये क्या हो गया आपका अक्षर हो गया, ठीक है। चलो मतलब आप क्या कह रहे हो, एक ही सांस में, ठीक है ना, एक ही सांस में उच्चारित हो जाती हैं आपकी ध्वनियाँ, उसको भी आप अक्षर कह सकते हो, ठीक है। चलो समझ गए चीज़ों को, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। मैं अगले पार्ट में भैया आपको वो भी समझा दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं हम वीडियो को यहीं पर समाप्त। अगर इस वीडियो से ना आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, थोड़ा बहुत भी, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए धन्यवाद।